अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। अपना यहाँ कुछ घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल में वो भी चुप था, उसके कत्ल में मैं भी चुप हूँ, मेरे कत्ल में आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। गुजरात में स्थानिक स्वराज्य के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आपको पता है कि टाइम्स ऑफ गुजरात जब भी चुनाव होते हैं तब ग्राउंड पर जाकर जनता से जुड़ने का प्रयास करता है। लेकिन अब बदनसीबी की बात कह लीजिए या फिर समय और संजोग की बात कह लीजिए, इस वक्त हम लखनऊ में हैं। लखनऊ कुछ काम से आए हैं और काम बहुत ज़रूरी है, करना पड़ता है, इसीलिए आज सुबह से हमारा जी नहीं लग रहा था। हम सोच रहे थे कि क्या करें, तो हमने लखनऊ में यूपी के कुछ लड़कों को पकड़ लिया। यूपी के लड़के ये बहुत फेमस है लखनऊ या उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और जो लड़के हमारे साथ जुड़े हैं ये सारे छात्र हैं, शकुंतला विश्वविद्यालय से पढ़ते हैं, सारे राजनीति के जानकार हैं। और अगर कोई छात्र राजनीति का जानकार है तो ये हमें बहुत पसंद आता है। हम उनसे बात करते हैं यूपी के बारे में, देश के बारे में, और जानते हैं कि यूपी में 1 साल चुनाव को अभी है। लेकिन ये जो लोग हैं, मेरे साथ 3 लड़के यूपी के खड़े हैं, वैसे तो 2 लड़के फेमस हैं, आप समझ रहे कौन से 2 लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी 3 लड़के मेरे पास हैं। एक इरशाद है मेरे साथ, आकाश हैं और एक पवन है। तीनों के साथ बात करते हैं और समझते हैं कि ये 3 राजनीति के बारे में, देश के बारे में और जियोपॉलिटिक्स के बारे में क्या जानते हैं और आने वाले समय की बात करते हैं। सबसे पहले इरशाद जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताएं सर। बस एकदम बढ़िया है। बताएं यार, हम हमारे गुजरात में इलेक्शन की डिक्लेरेशन होगी, लेकिन हम लखनऊ में, तो हमने सोचा आप ही से कुछ बात कर लिया। बिल्कुल सर, हमें खुशी होगी कि आप हमसे बात करेंगे और हम भी कुछ आपके बारे में जानेंगे, हम कुछ अपने बारे में आपको बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो बताइए कि क्या पढ़ाई करते हैं? सर मैं अभी जो है रिसेंटली में मैं BEd BI स्पेशल एजुकेशन में इनरोल्ड हूँ और मेरा लास्ट ईयर है, और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ। टीचिंग के लिए ही एक कोर्स होता है BEd, जो मैं अभी उसमें BEd में पढ़ाई। यस। बताइए आप कहाँ मतलब लखनऊ में पढ़ाई तो करते हैं, आप कहाँ से रहे हो? सर मैं लखनऊ में पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं रहने वाला अपने डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से? अरे वाह 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 वाह। देखिए, मैं राजनीति की बात कर रहा था और ये रह भी गोरखपुर में रहे। गोरखपुर किसका क्षेत्र है मालूम है? यस सर, गोरखपुर से तो हमारे जो इस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सर हैं वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं, और जो हमारे क्या नाम है चीफ मिनिस्टर? आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है आदरणीय योगी आदित्यनाथ। सही नाम क्या बताओ? अजय सिंह। अजय सिंह। ये बात होगी, देखो अजय मुझे सिंह। ये ऐसे लोग पसंद है जो राजनीति के बारे में सारा कुछ जानता है। अजय सिंह नाम है उनका। बताइए कि अभी मतलब करीब 27 में चुनाव आने वाले हैं और 17 से वो जीते हैं। लगभग 9 साल के करीब का समय, लगभग नहीं, पूरे 9 साल हो गए, और अब बस अगले साल चुनाव होने को है। राजनीति में 1 साल चुनाव को है जब, तो मान लीजिए कि चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। 9 साल में क्या काम हुआ? आप फिर तो है कितने साल की, ये बताइए। सर मैं 24 ईयर ओल्ड हूँ अभी रिसेंट में। तो जब आप योगी साहब आए होंगे तब आप, मुझे लगता है 14 के रहे होंगे। यस। तो जानते हैं तो उस बारे में कि कौन है योगी आदित्यनाथ और सरकार वगैरह? सर बेसिकली जब फर्स्ट टाइम योगी सरकार की गवर्नमेंट बनी थी तो उतना बहुत ज़्यादा मैं भी मैच्योर नहीं था। हाँ, बट इतना था कि स्कूल वगैरह में रहते थे तो वहाँ पे और भी लोगों से, बड़े लोगों से बातें होती रहती थी, तो वहाँ से धीरे धीरे सुनते ये चीज़ें समझ में आने लगी थी कि हाँ गवर्नमेंट होती है, वो जो है वो शासन करती है, उस हिसाब से हम लोग वोट करते हैं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे वहाँ से समझ में आने लगी थी। जी। फिर आगे बढ़े, फिर स्कूल लेवल पर आ गए, इंटर तक आ गए, हाई स्कूल तक जब आए तो धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि वो चीज़ें हमको पढ़नी भी होती हैं और उनके बारे में हमें अवेयर रहना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आपने वोट भी करा होगा 2022 में? तो यस सर, मैंने वोट भी किया है। वोट करा था? यस। क्या सोचकर करा था? सर मेरा जो व्यक्तिगत है वो मैं वोट करता हूँ। कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं रहता है कि बीजेपी पार्टी है या फिर कांग्रेस पार्टी है या समाजवादी पार्टी है। इस सिनेरियो पे मैं अपना इंडिविजुअल वोट नहीं करता हूँ कभी भी। जो मेरे क्षेत्र में, खास करके जो भी मेरे क्षेत्र में कैंडिडेट किसी भी पार्टी से खड़ा हो रहा है, हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो किस टाइप का व्यक्ति है, वो कैसा है, कितना काम कर रहा है, कितना सोसाइटी में अवेयर है। उसके आधार पे हम अपने एनालिसिस में तभी जाकर के वोट करने जाते हैं कि वो व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। अच्छा। डजेंट मैटर ये कि पार्टी कौन सी है,
ये सही है। Yes, sir. आप क्या कहते हैं आकाश जी? जी क्या कहते हैं आप इनकी बात से सहमत हैं आप? वो करते क्या सबसे पहले ये बताइए आप। मैं आकाश नाम मेरा, मैं एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर में चल रहा है शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा अच्छा। कर क्या रहे हैं आप? अरे भैया ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये जो बता रहे हैं ना, मतलब पार्टी एकदम सही है, इनकी बात है, ये सब सही है। क्योंकि अगर हमारी बात आप रखें, मैं अपनी बात अगर रख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र का विकास अच्छे से होना चाहिए। ये नहीं कि आज मतलब योगी जी की सरकार है या अखिलेश जी की है, ठीक है, या इसकी। और अगर थोड़ा राज्य स्तर पे आए तो हम छात्रों को जॉब मिलनी चाहिए। छात्रों को हाँ, अब तक मिली है? सही बताइए। अभी तक तो नहीं मिली है। नहीं मिली, चाहे कोई की भी सरकार हो। हाँ, बहन जी की हो जाए, बबुआ चाहे की इसकी हो हूँ, मैं जाए, बस हाँ, एक स्टूडेंट हूँ। मैं अगर संघर्ष रहा हूँ तो हमारे लिए अवसर मिलने चाहिए, और मिलना भी चाहिए, मतलब जॉब को। किस तरह से प्रदान करेंगे मुझे बताइए। कोई आपके पास रूपरेखा तो होगी ना। अगर आप मान लीजिए कि आपको मंत्रालय दे दिया जाता है दिव्यांग का, तो किस तरह से, मतलब किस तरह से जॉब को इंतजार करेंगे बताइए। ना तो मुश्किल है, हाँ, लेकिन मैं जैसे कि देखता हूँ अन्य स्टेट में, जैसे एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उन सब में क्या होता है कि जो राज्य स्तरीय आती रहती है वैकेंसी। अच्छा। और अपने यूपी में ऐसा अभी होता नहीं है। यूपी में नहीं होता ऐसा? हाँ, होता है लेकिन उतना नहीं होता, बहुत कम हम लोगों के लिए। बहुत कम होता है। हाँ, बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो उत्तर भारत का इलाका है, दिल्ली हो गया, सारा में ऐसा है? नहीं, ये केवल यूपी में से दिक्कत हो रही है। अच्छा, हाँ, अब बताओ जरा आप लोग। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा ज़रा बिल्कुल करिए। वैकेंसी को लेकर के। अच्छा, तो मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, उत्तर प्रदेश में ऐसा कहने में आ रहा है कि रोजगार की समस्या जनहित समस्या, जो पूरे इंडिया की बात है, ना कि केवल उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। गवर्नमेंट भी एक स्तर तक दे सकती है जॉब, जितना उसके पास इकोनॉमी है उस हिसाब से देगी, जितने लोग पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से ही देगी। तो मुझे लगता है कि एक फैक्टर जो सबसे बड़ा है वो ये है कि यूपी का जो पॉपुलेशन है वो बहुत लार्ज है। मेरी बात सुनो ना, मैं यहाँ पे करूँगा थोड़ा सा। 2014 में, क्योंकि आप बहुत छोटे होंगे, मैं भी छोटा था, हाँ, मोदी जी ये कह के आए थे देश में यस कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा। यस फिर एक बात आई कि पकौड़े अगर आप बेचते हैं तो वो भी रोजगार है। तो Yes. इस बात से आप सहमति रखते हैं या बिल्कुल। पॉपुलेशन की बात तो छोड़िए, बिल्कुल सर, समय के साथ वो तो बढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल सर, मैं इस बात से सहमति इसलिए रखता हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर वो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाए तभी उसको हम जॉब मानें। अच्छा। आज की डेट में जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है, युग चल रहा है, इसमें अदर कंट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर नहीं करते हैं, वो सेल्फ स्किल पे काम कर रहे तो हैं। आपको लगता है कि भारत में सेल्फ स्किल पर इतना मतलब इतना पे किया जाता है कि नहीं, आदमी की जरूरत है? मैं ये तो इस चीज़ को मैं इनकार कर रहा हूँ कि अभी जो रिसेंट में अगर देखा जाए, डाटा भी देखा जाए गवर्नमेंट की, तो ये बात सही है कि गवर्नमेंट जो उतना नहीं कर पा रही जितना उसको करना चाहिए अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन जितना हमारे पास इकोनॉमी है या फिर जितना हमारे पास ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से सरकार कार्य करने का प्रयास कर रही है। वो उसमें कितना सफल हो रही है, कितना असफल हो रही है, ये आगे आने वाले समय जो है वो तय कर देगा। प्रयास कर रही हो? बिल्कुल सर। सफलता और असफलता के पैमाने वो क्या रख रहे हैं? सर वो डिपेंड करता है आने वाले समय पे कि कितना वो सरकार कर पाती है और कितना नहीं कर पाती, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो सरकार आज है वही 10 साल बाद भी रहेगी। इसका कोई किसी को वो तो 47 तक की जो आज की सरकार है वो 2047 तक टारगेट रख के बैठे। सर बहुत अच्छी बात है कि उनके पास कम से कम ये तो है कि हम जो है टारगेट रख के चल क्या बात है, सत्ता में रहना कितने साल तक उसको टारगेट मानते हैं? नहीं सर, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 47 तक सत्ता में रहूँगा जी। उन्होंने ये कहा कि 47 तक हम भारत का स्वरूप जो है वो बदल कर रखेंगे। अच्छा, उन्होंने ये कहा? यस सर। सही, हमारी सुनने में कोई मिस्टेक हो रही है? सॉरी सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है। पवन जी आप बताइए, आप क्या कहेंगे, आप क्या करते हैं? मैं शिक्षा शास्त्र शिक्षा शास्त्र का चौथे सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम थोड़ा पवन सा जोर से माइक पहले तो देना। मेरा नाम पवन यादव है। जी। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो कि शहीदों की धरती फतेहपुर है। या फतेहपुर सिकरी? फतेहपुर, ये कानपुर के पास पड़ता है, जो शहीदों की धरती है। जी जी। और ठाकुर दरियाव सिंह, ठाकुर जोधा सिंह मटैया, जो कि आज भी हमारे यहाँ खजुआ में जाएंगे तो 52 इमली है, जहाँ पे अंग्रेजों ने 52 लोगों को एक साथ फांसी दी थी। अच्छा। क्रांतिकारी थे, 52 क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी दी थी। मैं उस पावन धरती से बिलोंग करता हूँ। जी। और अभी राजनीति की बात चल रही थी, कई सारे फैक्टर सामने आए, रोज एम्प्लॉयमेंट को लेकर के या फिर विजन को लेकर के। जी। तो बस मेरा इतना कहना है कि सरकार किसी की भी हो, अपने स्तर से सभी सरकारें प्रयास करती हैं कि हम जनता के लिए, जो हमारे सेवक हैं, जिनके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, जी। उनकी बेहतर सहायता कर पाएँ। सही। अब
थोड़ा सा मैं इस बात से सहमति रखता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो रोजगार का ग्राफ है वो थोड़ा सा डाउन है, निचला है जी। क्योंकि इसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं कि गवर्नमेंट इस पे काम नहीं करना चाहती, या उनका कहना है कि हमारे पास बहुत सारे कर्मचारी उपलब्ध हैं, एम्प्लॉय अवेलेबल है हमारे पास। जैसे मैं एक माननीय मंत्री जी का जो स्टेट मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में, स्टेट गवर्नमेंट में, उनका वह एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हमारे पास शिक्षक पर्याप्त मात्रा में, हमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हाँ जी। तो कई बार ये एनालिसिस करने में समस्या आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे एक बात याद आती है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग, जैसे गुजरात के कुछ लोग कहते हैं, माफ़ी चाहेंगे आप गुजरात से हैं, आप कभी ये मत अपने पे मत लीजिएगा, बिल्कुल बताइए। कि कहते हैं कि नहीं वो लिटरेट नहीं है। तो मुझे उनकी स्टेटमेंट से याद आती है कि धूमिल जो कवि हैं, उन्होंने एक कविता लिखी थी कि मैं मूर्ख हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश हूँ। अच्छा, लेकिन दो पंक्तियां सुनाइए। उनकी इतनी ही है कि मैं मूर्ख हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश हूँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था, जब अभी एक खैर ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इससे चलेंगे। हाँ, जब अभी ये पंक्ति मुझे क्यों याद आई, क्योंकि अभी भारत में जो हिंदी साहित्य, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य में रुचि रखता हूँ, मैं हिंदी साहित्य दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, राजधानी कॉलेज का, मैं टॉपर में से हूँ वहाँ पे, गोल्ड मेडलिस्ट। तो उसमें रुचि है। तो भी बहुत महान साहित्य की जानकार विदेश से हैं, भी उनका नाम मैं फॉरगेट कर रहा हूँ। तो सितंबर में सरकार ने उनको डिपोर्ट कर दिया था, हमारे यहाँ रिसर्च के लिए आई थी, सरकार ने उनको डिपोर्ट कर दिया था। तब मैं लेख पढ़ रहा था, तब ये 2 लाइनें पढ़ी थी कि मैं मूर्ख हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश हूँ। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन उन लोगों का स्टेटमेंट मैं खारिज करूँगा यहाँ पर कि जो कहते हैं नहीं वो लिटरेट नहीं है, जागरूक नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग जागरूक भी हैं, हम लोग लिटरेट भी हैं, हम लोग अपने में सक्षम भी हैं। बशर्ते ये है कि कई बार मिस्टेक्स हो जाती है। गवर्नमेंट, हमने पहले अपने इस स्टेटमेंट के पूर्व में जिक्र किया कि कई बार इस एनालिसिस में मिस्टेक्स हो जाती है कि एम्प्लॉयमेंट हमें नहीं मिल पाता है, जो नीड्स होती हैं वो जनता तक नहीं पहुँच पाती। जी। जैसे उन्होंने कहा कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, साहित्य का और राजनीति का क्या महत्व है ये आपको जानना है, तो आपको मैं 1951 में या 1952 में ले चलता हूँ, जब देश के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और जवाहरलाल नेहरू 2 सीढ़ियों से उतर रहे थे संसद की, और अचानक जवाहरलाल नेहरू का जब पैर लड़खड़ाता है, रामधारी दिनकर उन्हें संभालते हैं, तो नेहरू जी कहते हैं कि शुक्रिया रामधारी सिंह दिनकर कि आपने मुझे संभाल लिया। तब रामधारी सिंह दिनकर इन जैसों के प्रति जवाब दे रहे थे कि इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब उसको सहारा देता रहेगा। तो राष्ट्रीय कवि है रामधारी सिंह दिनकर, और उनकी ये बात थी। शिक्षा पे बात हो गई, रोजगार पे बात हो गई, अब कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? कोई भी बता सकते हैं। कानून व्यवस्था देश की अगर कहें तो रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार हमें एक इंसान को, एक एनिमल या जानवर को, एक प्राणी को अगर हम कहें जी, सबको इंक्लूड करके, अगर उसको चलना है, सफ़र करना है, तो वैसे तो कई चीज़ की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होती है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी रहेगी, कहते हैं ना बैकबोन, वो कानून व्यवस्था किसी राष्ट्र की, किसी देश की बैकबोन है। बैकबोन जब भी होगी जब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और रही बात, अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो शासन व्यवस्था है। और अब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो पहले, हालांकि मैं भी अभी 23 से 24 साल की एज हो रही है मेरी, पहले तो इतना जानकार नहीं था, लेकिन अब मैं मैगजीन में पढ़ता हूँ, कई सारे चैनल्स देखता हूँ, डिबेट देखता हूँ। डिबेट तो खैर मैंने देखना छोड़ दिया, क्योंकि हमारे देश की जो मीडिया है वो अगर कुछ नहीं भी हो रहा होगा तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा देती है चीज़ हो रहा है, तो उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने मैगजीन्स पढ़ी, मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट रहा हूँ, मेरा प्री 2-3 नंबर से रह गया था। तो व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो पहले कानून व्यवस्था थी, कई बार आए दिन दंगे फसाद ये होते रहते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जो दंगा फसाद कर रहे हैं उनका तो या फिर इनकाउंटर हो जा रहा है, या तो इनकाउंटर हो जा रहा है, या तो फिर उनको मतलब नजरबंद कर लिया जा रहा है। देखिए, मेरे नजरिए से अगर मेरा व्यक्तिगत देखें तो एनकाउंटर गलत है। मैं खुले तौर पे विरोध कर रहा हूँ, और विरोध अपना इसलिए दर्ज करा रहा हूँ सरकार से, खुले तौर पे कह रहा हूँ कि किसी को अगर किसी ने परेशान किया,
उसको सजाए मौत दे देना आपका काम नहीं जी। है। भारत की न्यायपालिका पर आपको विश्वास रहना चाहिए, बिल्कुल। भारत की न्यायपालिका पे आपको भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल। यदि आपको ऐसे ही न्याय देना है तो फिर भारत की न्यायपालिका को हमको मानना है कि बंद कर देना चाहिए। इस देश में निर्भया के बलात्कारियों को तक मर्सी पिटिशन डालने की अगर इजाज़त दी जाती है तो फिर जो गुनाहित प्रवृत्ति में दूसरी गुनाहित प्रवृत्ति में शामिल होते हैं, मैं हत्या को बलात्कार से बड़ा गुनाह नहीं मानता। सबसे पहली बात तो मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये पूरी तरह से मौलिक अधिकार जो है उनका हनन हो रहा है। जी करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कई बार देखें हम कई सारे इंसिडेंट्स देखे, अभी दिल्ली की घटना हुई, एक दो प्रकरण मैं और याद दिलाना चाहूँगा कि दिल्ली की 2 घटनाएं हैं। एक जहांगीरपुरी में घटना हुई थी महावीर जयंती के दिन 2022 या 23 की बात है जी। मैं उस वक्त ग्रेजुएशन में था जी। तो वहाँ पे भी देखा गया जो आतंकी लोग थे, जो अनवांटेड लोग थे, हमला किया उन पे और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करके उनके पूरे घर को, पूरे रहने के स्थान को छत विक्षत कर दिया गया। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा गलत है। और उत्तर प्रदेश में भी 1-2 घटना मुझे याद आ रही है, जैसे माननीय अतीक अहमद जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और लेजिस्लेटिव मेंबर भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। तो इसलिए उनके साथ भी जो हुआ, हालांकि उन्होंने जो किया सो किया, उनके परिवार को नष्ट करना, उसके घर को नष्ट करना ये कहीं तक जायज़ नहीं है। मुझे लगता है कि सभी सरकारों को इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए और विचार के साथ साथ अपनी धारणा को बदलना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ रहने वाले सारे साथी गलत नहीं, मेरे विचार गलत हैं तो पता मेरा व्यक्तित्व गलत नहीं हो सकता। मेरे आपके प्रति मेरे व्यक्तिगत विचार अलग होंगे और प्रोफेशनल विचार अलग होंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल अलग होंगे। तो ये चीजें, तो कानून व्यवस्था के नाम पर किसी का घर तोड़ देना, किसी को जान से मार देना, ये सीधे सीधे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और मैं इस पे बस इतना कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार को, शासन को, हमारे देश की न्यायपालिका को, विधायिका को और कार्यपालिका को, तीनों को मिलकर के बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए और एक ऐसा लॉज तैयार करना चाहिए ताकि सबका बेनिफिट, सब किसी के अधिकारों का हनन ना। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। और मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल प्रमोट नहीं करता कि बुलडोजर से किसी के घर गिरा दिए जाएं या फिर ध्वस्त कर दिए जाएं। और अगर गिरा भी दिए जाते हैं तो उसको एक उपलब्धि के तौर पर गिनाया जाता है। इस देश के मौलिक अधिकारों के लिए और देश की कानून व्यवस्था के लिए ये चुनौतीपूर्वक मैं मानता हूँ। जो 2 लोग दूसरे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था को? नहीं, जैसे कि पवन जी ने बता ही दिया है बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें कुछ बातें तो ठीक भी थी कि ऐसा अगर वो इनकाउंटर कर रहे हैं या किसी का घर तोड़ रहे हैं तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। हम एज ए ह्यूमन अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा देख करके लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके अगेंस्ट में हूँ कि अगर चीज़ें हो रही हैं तो उसके पीछे कॉजेस भी, कारण भी। अब जो कारण कोई भी हो ना, कारण डिफर करते हैं सिर्फ डिबेट चलने से कि कारण कोई भी हो, मौलिक अधिकारों का हनन करने की ना कार्यपालिका इजाजत देती है ना न्यायपालिका। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आप देश में अगर बलात्कारियों को मर्सिफिकेशन दिया जाए, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो मेरे हिसाब से जिनका घर तोड़ा गया या जिनको इनकाउंटर किया गया उनके लिए भी मैं ये संदेश जरूर देना चाहूँगा कि पहले वो खुद पे एनालिसिस कर लें कि जब उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो क्या उन्होंने अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन किया। इन्होंने जो बात करी ना कि अगर कोई बंदा, मान लीजिए कि विकास दुबे कोई पकड़ता हो, यस सर, उसके घर को अगर कोई बंदा खराब है तो उसका पूरा परिवार खराब है, ये कैसे पता चलेगा? नहीं सर, ये सही है कि कुछ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ले रही है वो गलत है, सही। हाँ, लेकिन ये है कि आप ये यकीन करें ना करें, मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि एक बच्चे को पालने वाला परिवार ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार को मार देना या परिवार को नष्ट कर देना वो सही इनिशिएटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 2-4 जगह पे ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट से, 2-4 जगह पे सही होता है ना, ये इसको रूटीन बना देना ये कहाँ करें? नहीं, रूटीन में सर नहीं, रूटीन में नहीं करना चाहिए, रूटीन में ये है भी नहीं, ये है ना? नहीं सर, मैं इस बात से देखा जाए तो मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, जो न्यूज एजेंसियाँ जो चीज़ें दिखा रही हैं कि उनके पास पूरा डाटा जो दे रही है वो सही है, मैं इससे भी सहमति नहीं दे सकता हूँ। अभी मेरी बात सुनो, न्यूज एजेंसी पर उस पर आरोप लगाने से तो क्या हुआ? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा, सरकार मैं आरोप नहीं लगा, जो डाटा आ रहे हैं वो लीगल है नहीं,
डाटा जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? Yes, न्यूज़ एजेंसियाँ जो बड़ी बड़ी ANI हो गया, फिर कोई भी न्यूज़ चैनल हो Yes, गया, sir. इतनी बड़ी खबर को बिना डाटा और विदाउट वेरीफाइड तो वो थोड़ी खबर चला देगा। और सरकार के पास इतने राइट नहीं है क्या फिर उनको कि उनको टर्मिनेट कर सके? बात तो यही है ना सर कि अब हर चीज़ को आप मतलब मीडिया की तरफ बोल रहे हो। नहीं, मीडिया की तरफ मैंने बात को मोड़ा नहीं है सर। मैं ये बता रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ कि जो डाटा आप हमें दे रहे हैं वो रिलायबल है या नहीं, उसका मैं एनालिसिस करने का पूरा हकदार हूँ, मैं करता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि ये रिलायबल है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, नहीं लगेगा तो मैं करूँगा कि फेक न्यूज़ है। और ये तो ट्रेंड में है भारत में। और मुझे लगता है कि सरकार के पक्ष में ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रही है बजाय कि सरकार के विरोध में। बिल्कुल सर, मैं इसी बात को लाना चाह रहा था कि सरकार के पक्ष में अगर फेक न्यूज़ चल रही है तो वो क्यों चल रही है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल। अब उसके पक्ष में अगर 100 न्यूज़ आ रहे हैं, अगर अगेंस्ट में 3 न्यूज़ जाएंगे, 4 न्यूज़ जाएंगे, तो मैं उसको, और भले ही वो गलत है, लेकिन 100 सही है तो मैं उसको भी सही मान के बैठूँ। बिल्कुल सही। तो ये बहुत अच्छी एक डिबेट इन लोगों के यूपी के 3 लड़कों के साथ हमने की। अच्छा, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है लोकतंत्र में, साहित्य को मानते हैं, तो हमारे इस डिबेट का भी अंत हम चाहेंगे कि साहित्यिक तौर पर किया जा सके। तो आप कुछ सुनाए। और बस हम इतना कहना चाहेंगे साहित्य के संदर्भ में कि एक कोट है, एक पंक्ति है कि मैं 2 पंक्ति यहाँ पर रखना चाहूँगा। पहले तो रखना चाहूँगा कि हम लोगों को, हमारे देश की जनता को ये संदेश है मेरी तरफ से कि जितने भी समुदाय, कम्युनिटी हमारे देश में रह रहे हैं, सभी से एकता की अपील करता हूँ। उसके बाद एकता के संदर्भ में बस 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। अपना यहाँ कुछ नहीं है। 4 दिन हम परंपरा से लेकर जो आज तक, परंपराओं से जो आज तक हमारे तक पहुँचा है, हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम उसको आगे बढ़ाएं और सौहार्दपूर्ण एकता के साथ और गंगा यमुनी तहजीब के साथ हम लोग एक साथ एकजुट होकर के रहें ताकि बाहरी ताकतों से निपट पाएं। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि हमारे देश में किसी के साथ गलत होता है तो कोई देखता नहीं है, अपने अपने में लोग मस्त रहते हैं। तो ऐसा ना करें, ऐसा क्यों ना करें कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल में वो भी चुप था, उसके कत्ल में मैं भी चुप हूँ, मेरे कत्ल में आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये समस्याएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी इस चैनल के दर्शक हैं, सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सौहार्दपूर्ण रहें, एक दूसरे की सहायता करें, राजनीति में ना, राजनीति से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि राजनीति एक ऐसी गंदी नाली है, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैं नेहरू युवा केंद्र में काम किया हूँ 2 साल, मैं वहाँ भी रहा हूँ, समझा हूँ वहाँ, क्योंकि मेरी भी चुनाव एज अ विजुअल इम्पेयर्ड लो विजन मेरी भी चुनाव में ड्यूटी लगी 2024 से, तो मैं भी वहाँ चीज़ें देखा। तो उस आधार पे कह रहा हूँ, राजनीति से थोड़ा बच के रहें। और राजनीति में अगर कोई आपके खिलाफ भाषण देगा, वो उसके खिलाफ भाषण देगा, आप लोग आपस में लड़ जाएंगे, वो लोग एक हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा और हमको अपने अधिकारों के प्रति, हमारी मौलिक अधिकार क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, इनको सब निभाते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही बात कही। और मैं भी 2 पंक्तियों के साथ, जो ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई की राजनीति, तो बस वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं। ये लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को भी देश में अलग अलग राज्यों में हम घूम रहे हैं, तमाम जगहों से अलग अलग अपडेट दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।